यस, फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक निकाल लेंगे सभी। अरे अभी भी उबासी आ रही है। हाँ भरत, ये तेरे साथ वाले बच्चे को इधर भेज स्टेज पे, मैं उबासी निकालता हूँ। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? इधर आओ, इधर आओ, शाबाश। हाँ इधर आओ, स्टेज पे आओ। हाँ उबासी आ रही है नालायक को। हाँ इधर आ जाओ, शाबाश, इधर आ जाओ। हाँ हाँ, इधर होके खड़े हो जाओ। हाँ इन सबको देखो आराम से, पूरा अच्छे से। हाँ काउंट करो इनको। चलो देखो कितने जने आए आज, कितने एब्सेंट हैं। हाँ जी, हेडिंग लिखेंगे हरे राम। अरे हाँ कीर्तन करवा इनका, कीर्तन करवा। हाँ हाँ करो, शाबाश। 1 2 3 स्टार्ट। पहले खुद शुरू करो। हाँ अपने आप करें, चलो। हाँ चलो, नहीं ना माइक के बिना करवा लेगा। चलो करवाओ शुरू, कीर्तन शुरू करवाओ। चलो काउंट ही कर दो, कोई बात नहीं। हाँ जी लिखेंगे सभी। बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स। बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स। अरे कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा काउंट कर देना। हाँ ठीक। नंबर 1। यस, हाँ जी। बेड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? बेड डेट्स की जर्नल एंट्री बताओ। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इसकी एंट्री होती है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। एक तो हमारा लॉस इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिट करेंगे, और एक हमारी एसेट कम हो गई इसलिए क्रेडिट करेंगे। कितना? 167। ठीक है, अब लड़कियां गिनो कितनी है। चलो चलो बैठ जाओ, शाबाश। हाँ जी चलिए, बेड डेट्स का रिश्तेदार कौन है भाई? डेटर्स। ठीक है, तो अगर ये गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, यहां डेटर्स 9000, यहां बेड डेट्स 1000। क्या बात हुई थी? ये इसमें ऑलरेडी ओरिजिनली डेटर्स कितने के थे? हाँ वास्तव में डेटर्स कितने के थे? 10,000 के। उसमें से बेड डेट्स हो गए 1000, तो बाकी रह गए 9000। ठीक है जी? हाँ यस, डेटर्स खाएंगे बैलेंस शीट की एसेट में, और बेड डेट्स डेटर्स में से, डेटर्स में से कुछ नहीं होंगे, डेटर्स में से कुछ नहीं होंगे। कहां आएंगे? पी एंड एल के डेबिट में, पी एंड एल के डेबिट में। यस, क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। गिवन
आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे, डेबिट क्रेडिट, हाँ जी, डेटर्स 10,000 के हैं और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है बेड डेट्स अमाउंटेड टू ₹1,000। अब ये बाहर आ गया दोस्त, अब ये बाहर आ गया, तो पहले क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री। पहले क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री। यस, फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री क्या होगी? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो इसकी जर्नल हो रखी और ना ही लेजर पोस्टिंग हो रखी, तो सारा काम अभी करना है बॉस, है ना? तो एंट्री बेड डेट्स टू डेटर्स 1,000 और 1,000, ये लॉस हो गया और ये एसेट डिक्रीज हो गई। और आपको पता है ना इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद हम करते हैं क्लोजिंग एंट्री। इसके बाद हम करते हैं क्लोजिंग एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। तो P&L के डेबिट में आ जाएगा। ये देखो, ये तो कट गया ना, ये तो कट गया, P&L के डेबिट में आ जाएगा और डेटर्स में से लेस हो जाएगा। खैर काट मत देना इसको, पोस्टिंग होएगी ना। P&L अकाउंट के डेबिट में टू बेड डेट्स और बैलेंस शीट में डेटर्स कितने आएंगे? 9,000। डेटर्स आपके थे कितने? यस, 10,000। इसमें से बेड डेट्स कितने हो गए? 1,000। कितने रह गए? 9,000। इतनी बात समझ आई हुई है शायद। हाँ जी, लिखा। गिवन इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर भी दिया हुआ है और बाहर भी दिया हुआ है। डेटर्स 10,000, सॉरी 9,000, बेड डेट्स 1,000 और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं फर्दर बेड डेट्स। फर्दर कह दीजिए, एडिशनल कह दीजिए, ₹500। फर्दर बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स मतलब और डूब गए, एडिशनल और डूब गए, इतने और डूब गए। पहले जितने डूबे थे वो तो थे ही थे, इसके अलावा इतने और डूब गए, इसे हम बोलते हैं फर्दर बेड डेट्स।
गिवन इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, दोनों जगह दिया हुआ है देखो। अब मुझे ये बताओ, यस ये बेड डेट्स कहां आएगा, ये बेड डेट्स कहां आएगा, ये आएगा पी एंड एल के डेबिट में, और ये इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है। जो अंदर दे रखा है वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड है। क्या इसकी जर्नल हो चुकी है, क्या इसकी जर्नल हो चुकी है, नो सर। क्या इसकी लेजर हो चुकी है, नो सर। तो इसीलिए ये ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आया, ये लावारिस है। ठीक है, ये कुंभ के मेले में अपनी मां से बिछड़ गया था और अब ये चिल्ला रहा है, हमें इसकी मां से मिलाना है। ठीक है, एंट्री बताइए क्या होगी इसकी। हाँ, फर्दर बेड डेट्स तो नहीं लिखेंगे, बेड डेट्स ही लिखेंगे क्योंकि एक ही अकाउंट खुलेगा, बेड डेट्स अकाउंट। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है क्या, 1000 वाले की जर्नल एंट्री करनी है क्या, बताओ। नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, एंट्री हो चुकी है, जर्नल भी हो चुकी है और लेजर भी हो चुकी है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैठा है, डेटर्स में एडजस्टेड है, सीधा पी एंड एल के अंदर आएगा। हाँ, इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। इसका मतलब अब मैं आता हूं इसमें आंसर में, सॉल्यूशन में। पहले क्या करेंगे आप, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर फर्दर बेड डेट्स। लो जी, बेड डेट्स अंदर जो दिया हुआ है बेड डेट्स वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसकी जर्नल भी हो चुकी है, उसकी लेजर भी हो चुकी है और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ चुका है। चलो जी, अब जो बाहर बेड डेट्स दिया हुआ है उसकी एंट्री और होगी। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 500। एक तो हमारा लॉस इंक्रीज हो गया और दूसरा हमारी एसेट डिक्रीज हो गई। ठीक है बॉस। हाँ, अब क्या करेंगे, हाँ जी, अब करेंगे क्लोजिंग एंट्री, अब करेंगे क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री क्या करोगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स 1000। हाँ, 1000 नहीं आएगा, ये रहा यार 1000 है, देखो। ओहो, ये 500 और हो गया है ना। अब टोटल कितने हो गए, 1500। लो यस, 1000 प्लस 500 कितना हो गया, 1500। ये देखो सारा राइट ऑफ हो गया, सारा क्लोज हो गया। ये लीजिए, डन। पी एंड एल अकाउंट में कहां आएगा, डेबिट में कितने आएंगे, 2 बेड डेट्स, 2 बेड डेट्स कितने, 1500। और बैलेंस शीट में यस डेटर्स 10,000 में से एक तो 1000 माइनस कर दूं, एक 500 माइनस कर दूं, 1500 माइनस कर दिया, 8500 आ जाएगा। ठीक है, ये लो। अभी तो सिंपल सा टॉपिक चल रहा है, अभी प्रोविजन वगैरह की बात आएगी तब हम बात ट्रायल बैलेंस में तो सर डेप्टर्स 9000 है ना, तो सर अच्छा, ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स है वो माइनस हो चुके हैं। ये वाला तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो ये क्यों माइनस किया। ठीक है, और वैसे भी ये क्या था, 9000, ये कितना था, 9000। ये 1000 माइनस करना है क्या, नहीं करना। ये देखो, ये 1000 माइनस नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। ये देखो, हाँ, अगर मैं 10 लिखता ना तो 1 माइनस कर देता मैं, अगर मैं 10 लिखता तो 1 माइनस कर देता बेटा, लेकिन उसका लॉजिक नहीं है कोई भी। वो एंट्री हो चुकी है, बेड डेट्स टू डेटर्स, डेटर्स टू सेल एंट्री हो चुकी है 10,000, बेड डेट्स टू डेटर्स एंट्री हो चुकी है 1000। तो अब दोबारा 10 किस लिए करना है भाई, तो हम क्या करेंगे, 9 करेंगे। 9 में से सिर्फ क्या माइनस करना है, सिर्फ 500 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, 8500। ठीक है, 1000 ऑलरेडी एडजस्टेड है।
हाँ जी, डन हो गया ये, आगे चलें। अब लिखेंगे आप, अगर आपके पास थोड़ी बहुत जगह बची है ना तो फ्रेश पेज पे ही आ जाएं, बेटर है। ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। चलिए, हाँ जी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। लो जी भाई, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डेट्स मतलब डेटर्स, बैड मतलब जो डूब गए, और डाउटफुल जिन पर डूबने का शक है, डूबने का शक है, और प्रोविजन पता नहीं। यह होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का मीनिंग। डेटर्स जो डूब गए या जिन पर डूबने का शक है, उनके लिए बनाया गया प्रोविजन। अब प्रोविजन क्या है, प्रोविजन का मतलब क्या है, इसका आंसर ढूंढने के लिए पहले हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं एक आपके कंसेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म आप देख पा रहे हैं, मैं धीरे धीरे आपकी थ्योरी कवर कर रहा हूं, है ना। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत। रूढ़िवादिता का सिद्धांत, रूढ़िवादिता का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। रूढ़िवादिता मतलब पुराना, घिसा पीटा, डरपोक, ठीक है। और मैं आ जाता हूं, इसको और फिल्टर करता हूं, विवेकशील। अब कोई ढंग की बात सुनने को मिली है, विवेकशील, धैर्यवान। कितने भारी भारी है ना, उठ नहीं पा रहे होंगे। हाँ जी, सुनिए, रूढ़िवादिता आपने कंजर्वेटिव तो सुना ही होगा ना। कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड, डरपोक, पुराना, घिसा पीटा, पुराने ख्यालों का, कंजर्वेटिव माइंड, ठीक है ना। और एक सुना होगा आपने ओपन माइंडेड, एक सुना होगा आपने ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मतलब ओपन माइंडेड, ठीक है, ओपन माइंड रहो, फ्री रहो, ठीक है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जो मन में आए कर दो, चलो जी, ओपन माइंडेड। कंजर्वेटिव ज्यादा सोच विचार करने वाला, कंजर्वेटिव ज्यादा सोच विचार करने वाला। नैरो माइंडेड तू सोचता बहुत है यार, तू नैरो माइंडेड है, तू छोटा सोचता है, बड़ी सोच रख, अपने माइंड को ओपन कर, ठीक है। ये इसका ऑपोजिट है, अपने माइंड को ओपन कर, इसका ऑपोजिट है क्या, कंजर्वेटिव। एक कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव है, इसके अंदर आप सीधा सीधा सा लगा सकते हैं कि आपकी जो जनरेशन है भाई, आपने घर से बाइक निकाली, किक मारी और चलने लगे, इतने में आपके दादाजी आगे, कहां जा रहा है, आपने कहा मार्केट जा रहा हूं, हेलमेट लेके जा। क्या दादाजी थोड़े इरिटेट हुए, अंदर गए, हेलमेट लिया, हाथ में टांग लिया। दादाजी बोले कहां जा रहा है, मार्केट जा रहा है, हेलमेट ले लिया, हाँ ले लिया, सिर पे लगा, फिर आपने खींच के सिर पे लगा लिया, ठीक है। और अंदर आ गए, बुड़बुड़ करते, दादाजी मानते ही नहीं है, ये है वो है, आजकल के बच्चे। हो सकता है आपके डैडी कहते हैं आप जीने दो ना इनको, आराम से जैसे जी रहे हैं जीने दो। वो क्या है, वो फ्री माइंड हो रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस काम के अंदर, ठीक है। चलो गलत सही की बात तो अलग है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा सोच विचार नहीं कर रहे। आपके दादाजी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो हम उनको कंजर्वेटिव बोलेंगे, उनको ओपन माइंड बोलेंगे। लेकिन ओपन माइंड होना हमेशा सही नहीं होता, गलत भी होता है। आप सीधे हर हर महादेव करके हमला कर दो और वो हमला गलत हो, तो वो ओपन माइंड थोड़ी है, ठीक है ना। बात समझ आई आपको। तो यहां पर क्या है, ओपन माइंड होने का मतलब मॉडर्न, बिना ज्यादा कैलकुलेशन के, बिना डरे, और एक फैसला ले लेना।
ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर कंजर्वेटिव होकर फैसला लेना है, विवेकशीलता से, आराम से, बिल्कुल सोच विचार के क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, सारी चीजें सोचकर। प्रूडेंस बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, प्रूडेंस। लीजिए, तो मैं आपको ये कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से, अब मैं लिख रहा हूं, एज पर कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, एज पर कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, all expected future losses, और ब्रैकेट में लिखो amount of which can be estimated, जिनकी अमाउंट एस्टिमेट कर सके हम। एज पर कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेस, ये ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेस, जो फ्यूचर में लॉस कर रहे हैं हम, लॉस हो सकते हैं। एज पर कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेस शुड रिकॉग्नाइज इन अकाउंट्स एंड प्रोविजन should create for them। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, बट all future expected gains, whether amount can be estimated, should ignore till they realized in cash, till they realized in cash। till they realized in cash। concept of conservatism। सर आपने लिखा रियलाइज्ड इन कैश, लेकिन हम इसमें ये भी तो लेकर चलते हैं, जैसे हमारी एक्रूड इनकम वगैरह होती है, तो वो भी तो हम बिल्कुल, मैं दोनों बातें समझाता हूं अभी, इसीलिए मैंने लिखा है ये कि ये चीज यहां पर क्लियर हो जाए। अभी तक आपने कोई ऐसा नाम तो नहीं सुना होगा ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ऐसा नहीं सुना? ठीक, हाँ जी सुनिए, लो भाई बात सुनो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से बात शुरू करता हूं। मैंने इस बार 2 लाख रुपए का उधार माल बेचा, मैंने आप सब लोगों को 2 लाख का उधार माल बेचा, ठीक है, क्रेडिट सेल की ₹2 लाख की। ईयर के एंड में जब मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं तो मेरे को यूं लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मान लो हम एक जनरल बातचीत भी करें, आप पूछो सर कितना कमा लेते हो महीने का, मैंने कहा इतना कमा लेता हूं। अच्छा पैसे, कुछ बच्चे पैसे खा भी जाते होंगे, हाँ यार कुछ खा जाते हैं, कितने पैसे खा जाते हैं मैं बता दूंगा, लगभग इतने खा जाते हैं, बस ऐसे। यानी हर बिजनेसमैन को अपना पता होता है कि मेरी कितनी उधार हर बार लगभग डूब जाती है, लगभग ये अमाउंट पता होती है, लगभग इतने। आप अपने घर में भी अपने फादर से बात करोगे, मदर से बात करोगे, जो बिजनेस करते हैं उनसे पूछोगे कि आपके कितने पैसे हर बार डूब जाते हैं, लगभग इतने डूब जाते हैं, 15-20 हजार डूब जाते हैं, 40-50 हजार डूब जाते हैं, लाख 1.25 लाख डूब जाते हैं, जैसा साइज होगा बिजनेस का उसके हिसाब से वो बता देंगे। तो जो एक अच्छा बिजनेसमैन है, जो विवेकशील है, जो धैर्यवान है, जो लॉजिकल है, जो सोचता है, जो कैलकुलेशन करके चलता है, वो क्या करेगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को आगे फ्यूचर में फोरकास्ट करके देखेगा। वो कहेगा इस बार कितने पैसे डूब सकते हैं,
लगभग इतने, पिछली बार इतने डूबे थे, इस बार, पिछली बार तो 2 लाख का ही उधार, पिछली बार तो 1.5 लाख का ही बेचा था तो इतने डूब गए थे, इस बार 2 लाख का है तो लगभग इतने डूबेंगे। लगभग, ये ध्यान रखना, प्रोविजन का रिलेशन लगभग से है, एग्जैक्ट से नहीं है, एग्जैक्ट से नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने उधार माल बेचा, फिर मैंने कहा यार मैंने ना 50 लोगों को माल बेचा था, उसमें ये 2 डिफॉल्टर है, अकाउंटेंट फोन नंबर निकालो इन 2 लोगों के, निकाला, फोन नंबर निकाला, मैंने लिया, फोन मिलाया, हाँ जी भाई साहब आप फलान राम बोल रहे हैं? बोला हाँ जी बोल रहा हूं, ऐसा है मुझे डाउट है आपके ऊपर कि आप मेरे पैसे खा जाओगे, मैंने प्रोविजन बना लिया है, आप खा जाना। वो बोला ठीक है जी, ठीक है। दूसरे के बाद, हाँ जी आज डिमका राम बोल रहे हैं आप? बोले हाँ जी मैं डिमका राम बोल रहा हूँ, आपको मैंने माल बेचा था? हाँ हाँ भाई साहब आपने माल बेचा था, पैसे मैं देके जाऊंगा। नहीं भाई साहब ऐसे अपने घर रहो। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? हाँ घर रहो। बोले कोई बात नहीं मैं आऊंगा पैसे देने। नहीं आना आपने। कोई बात नहीं मैं लड़के के हाथ पहुंचा दूंगा। किस लिए पहुंचा दोगे? मुझे डाउट है आप डिफॉल्टर हो। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? नहीं तो 1 नंबर का घटिया आदमी है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? मैं पैसे देने आने वाला था कल। नहीं यार नहीं, तेरे से टुच्चा आदमी नहीं है इस दुनिया के अंदर। मैंने भाई साहब पैसा तेरा राइट ऑफ कर दिया है, बेड डेट्स में लिख दिया है, आ गया ना तो देख ले फिर। मैं तो आऊंगा पैसे देने, आ जा तू पैसे देने, मैं तेरे को पैसे देकर भेजूंगा, मैं दूंगा तेरे को पैसे। और ठीक है, कमाल ही हो गई। ऐसा तो नहीं करेंगे हम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप प्रोविजन बना लेंगे और आप दिमाग में रखेंगे इन 2 लोगों से पैसे डूब सकते हैं। कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे निकलवाने की, लेकिन भाई साहब पता चल गया बेचते वक्त यूं लग रहा था कि हाँ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अब इनकी असली औकात सामने आ गई है। अब मार्केट सर्वे कहता है हाँ भाई हाँ ये तो पैसे डूबेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आपको प्रोविजन बना लेना चाहिए। मतलब मैंने ये लिखा है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आपको लगता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है। अब आपके दादाजी को लगा कि लड़का बाइक तेज चलाता है, और वैसे भी तुम्हारे तेज चलाने नहीं चलाने से क्या फर्क पड़ता है, किसी और की गलती से भी तो डेथ हो ही सकती है। तो आपके दादाजी ने कहा बेटा ठीक है तू आराम से चलाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे डैडी भी बड़े आराम से चलाता था, उसके सिर्फ 6 टांके आए हुए हैं, ठीक है ना, हाँ वो भी बहुत आराम से चलाता था, लेकिन बेटा ऐसा है किसी और की गलती से भी तो लग सकता है ना, ठीक है। सामने वाला भी तो गलत ड्राइव करता हो सकता है, लाइसेंस ना हो उसके पास और या उसको प्रैक्टिस ना हो तो वो मार सकता है। तो इसलिए भाई तू है ना ऐसा कर, हेलमेट पहन के जा। हमेशा फ्यूचर में लॉस सोचकर चलना चाहिए बेटा, बुरा सोच के चलना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हेलमेट लगाकर चलो। तो आपने कहा अच्छा दादाजी बुरा सोचना चाहिए, हाँ तो क्या प्रोविजन बना बेटा, प्रोविजन। क्या प्रोविजन बना? हेलमेट पहन, हेलमेट। अच्छा दादाजी क्या चोट लग सकती है बेटा? चोट लग सकती है। अच्छा ठीक है जी, आपने प्रोविजन बना लिया। अब हेलमेट पहना तो इसका मतलब तो यूं तो नहीं है ना कि टक्कर मारते चलो गाड़ियों के, ठीक है, या किसी ने टक्कर मार दी, गिरने वाले हो, हेलमेट है, ओ हेलमेट निकालो क्योंकि लॉस तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना, धक्के से लॉस नहीं करना अपने को। हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉस के लिए तैयार रहना ताकि उस लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। माइनर सा एक्सीडेंट हुआ, नीचे गिर गए, हेलमेट के चोट लगी, आपको बिल्कुल नहीं लगी, ठीक, आप खड़े हुए चल दिए। ज्यादा एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट सारा ही टूट गया, सिर बच गया। और बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आप उछलकर दूर जा गिरे, हेलमेट के 2 टुकड़े हो गए, सिर का भी एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया, कुछ लॉस हो गया, ठीक है ना। ये तो नहीं है ना अब खड़े होके कह रहे हो ये क्या बात हुई, ये लॉस ज्यादा कैसे हो गया, मैंने प्रोविजन तो इतने का ही बनाया था कि हेलमेट तक टूट सकता है, सिर कैसे टूट गया? दादाजी फोन मिलाओ, हॉस्पिटल नहीं जाना। दादाजी आपने कहा था कि भी सिर फूट सकता है, हेलमेट पहन ले सिर नहीं फूटेगा, सिर कैसे फूट गया? लॉस ज्यादा हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं है कि जितना आइडिया करो। आपने सोचा 2 घटिया आदमी है, 4 निकले। आपने कहा यार मैंने जितने लोगों को उधार माल बेचा था उसमें से 2 ये घटिया आदमी है, ये पैसा नहीं देंगे, ये खा सकते हैं ये पैसे, और 4 निकल गए। क्या कर लोगे आप? क्या करो भाई साहब आप? ओह आपके बारे में तो सोचा ही नहीं, आप पैसे कैसे खा सकते हो? नहीं पैसे खाने नहीं दूंगा किसी हालत में, पैसे निकलवा के रहूंगा। वो कह रहा है मैं घटिया आदमी हूं, बोल पैसे नहीं देता। अब नहीं यार ऐसे कैसे, नहीं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रखा था, अब कर ले, ठीक है, अब सोच, ठीक है, पैसे तो बेटे मैं दूंगा नहीं तेरे को, ठीक है। और मान लो जिसके बारे में सोचा था कि ये आदमी पैसे खा जाएगा वो पैसे दे रहा है, मैंने तो इसके लिए घटिया सोचा था भाई साहब, इसके लिए। वो कह रहा अच्छा मेरे लिए सोचा, चलो ठीक है फिर मैं भी नहीं देता। ऐसे तो नहीं है ना कम से कम। तो क्या है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये कहता है फ्यूचर के सभी लॉसेज को प्रिडिक्ट करो, और अगर आप उसकी अमाउंट का आइडिया ले सकते हो, हाँ अगर अमाउंट का आइडिया ले सकते हो, ये ध्यान रखना, अमाउंट का आइडिया ले सकते हो,
अमाउंट का आइडिया कैसे ले सकते हो? मतलब 2 लाख रुपए का उधार माल बेचा आपने, आप कहते हो यार इसमें से ना 10,000 रुपए डूब सकते हैं और 1 लाख भी डूब सकते हैं, इतना बड़ा डिफरेंस। आप ये सोचो ना 10 डूब सकते हैं, 12 डूब सकते हैं, 9 डूब सकते हैं, तो बात ठीक है। आप कह सकते हो कितने डूब सकते हैं? 10,000 या 90,000 के आसपास डूबेंगे बस। जब आपके एक्सपेक्टेशन में इतना बड़ा गैप हो तो आपको प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए। जिसकी लगभग अमाउंट एक्यूरेट आप एस्टिमेट कर सको उसके लिए प्रोविजन बनाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है 10 भी डूब सकते हैं, 50 भी डूब सकते हैं, 90,000 भी डूब सकते हैं, 2 लाख भी डूब सकते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? कंटीजेंट लायबिलिटी बनानी चाहिए। एक्चुअली आपने सुना होगा कि कंटीजेंट लायबिलिटी नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जो लॉस हो भी सकता है और नहीं भी, जो पे करनी भी पड़ सकती है और शायद ना भी करनी पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं जी? कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको पे करना भी पड़ सकता है, नहीं भी, जो लॉस हो भी सकता है और नहीं भी, उसे हम कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। लॉस हो भी सकता है और नहीं भी, उसे कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। जैसे आपने क्या किया? आपने किसी बैंक में लोन अप्लाई किया, आपने कहा सर मुझे सीए करनी है और मेरे डैडी जो है बहुत ज़्यादा कमाते नहीं हैं और मैं बैंक में जाता हूं और लोन के लिए अप्लाई करता हूं। तो आपने कहा फाउंडेशन की फीस इतनी, इंटर की इतनी, फाइनल की इतनी, इतने फॉर्म भरे जाएंगे, मैंने 2.5 लाख का लोन अप्लाई कर दिया जी। आपने 2.5 लाख का लोन अप्लाई कर दिया, 2.5 लाख रुपए का लोन अप्लाई करके अब बैंक मैनेजर कहता है भाई साहब कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ और है। भाई साहब प्रॉपर्टी होती तो आपके पास आते क्या? लोन लेने थोड़ी आते, प्रॉपर्टी से ही कमाते, सीए भी कौन करता? तो बोला फिर कोई ऐसा जो आपको जानता हो और हमें भी जानता हो, हमारा खाता हो, तो वो कोई गारंटी दे दे आपकी। तो आपने कहा हाँ सुरेंद्र सर। आपने मुझे कहा सर मुझे ना पढ़ना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। बोले नहीं सर वो नहीं चाहिए, मेरे को बैंक जो है ना लोन दे रहा है। आपने कहा कि सर गारंटी दे दोगे? मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर वो ना बैंक वाले कह रहे हैं कि लोन अगर लेना है, मैं एजुकेशन के लिए लोन ले रहा हूं और मुझे गारंटी दिलवानी है किसी की जो बैंक में खाता हो जिसका। मैंने कहा हाँ इसमें मेरा खाता है। तो आपने कहा गारंटी दे दोगे? मैंने कहा मैं गारंटी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बैंक को गारंटी दे दी लिखित के अंदर। मैंने कहा इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मेहनती है, कंफर्म सीए बनेगा और आपका कर्जा उतार देगा, कोई टेंशन नहीं है, आप इसको लोन दे दो बेशक। तो बैंक ने लिखवा लिया मेरे से कि भाई साहब ऐसा है, या तो ये सीए नहीं बना या फिर आदमी बढ़िया नहीं निकला तो आप दोगे। मैंने कहा ओके ठीक है। या ये कम दे पाया, मान लो आप ज्यादा अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन सके, ज्यादा मेहनत नहीं की, आपने शॉर्टकट मारा लाइफ के अंदर, ठीक है, लेकिन आप मेहनती चार्टेड अकाउंटेंट नहीं हो तो फिर आप 15-20 हजार रुपए कमाओगे। अच्छा मेहनत करोगे तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना मर्जी कमा लो बेशक, ठीक है ना, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप मान लो 50-60 हजार रुपए दे पाए, 2 लाख 2.5 लाख रुपए नहीं दे पाए तो बाकी मुझे देने पड़ेंगे। या आप बिल्कुल भी नहीं दे पाए, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं दे पाए तो फिर आपके पैसे मेरे को देने पड़ेंगे। या फिर आप सीए बन गए, भाग गए, फॉरेन चले गए, पैसे डूब गए मेरे, तो मुझे देने पड़ेंगे। तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जो लायबिलिटी पे करनी भी पड़ सकती है और शायद ना भी पे करनी पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी। कोई गारंटी दे रखी है, ठीक है। बिल डिस्काउंटेड नॉट मैच्योर सुना होगा आप लोगों ने। मैंने आपको उधार माल बेचा, आपने कहा सर मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं है, 2 महीने बाद कर देना, लेकिन लिखित में करवाऊंगा मैं। मैंने आपके ऊपर बिल लिख दिया, आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए बीआर है, आपके लिए बीपी है, समझ रहे हो ना। अब आप तो मुझे 2 महीने बाद पेमेंट दोगे, लेकिन मुझे आज पैसों की जरूरत है, तो मैं बैंक में जाता हूं और बिल डिस्काउंटेड करवा लेता हूं और बैंक वाला 2 महीने बाद आपसे पैसे ले लेगा। बिल डिस्काउंटेड करवाने का फायदा क्या होगा? 10,000 का बिल है तो बैंक मेरे को 9800 देगा, 200 रुपए नहीं देगा, ब्याज के काट लिए उसने, और आपसे वो पूरे 10,000 लेगा। अब मान लो आप नहीं दे पाए, आप भाग गए फिर, ठीक है, तो मुझे देने पड़ेंगे, ये भी कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो जो लायबिलिटी का आइडिया नहीं होता ना, जो पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी करनी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी। लेकिन जिसका आइडिया हो जाए ना आपको, जिसकी अमाउंट का आइडिया हो जाए कि हाँ इतना तो लॉस होगा ही होगा, इतनी लायबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन बनाना चाहिए। दिस इज कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यानी देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, अमाउंट कैन बी असर्टेन्ड, अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेन्ड। अगर अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते आप तो क्या बनती है? वो कंटीजेंट लायबिलिटी। और अगर आप अमाउंट असर्टेन कर सकते हैं तो वो क्या बनता है? प्रोविजन। ये ध्यान रखना, आज जैसे आप लोगों ने प्रोविजन याद दिलवाया, कल मुझे कंटीजेंट लायबिलिटी याद दिलवा देना, ठीक है। अगला टॉपिक मैं कंटिन्यूटी में करवा दूंगा, ताकि आपके, क्योंकि ना ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 सीए फाइनल आगे तक चलेगा ये कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोविजन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है आपका ये,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, जो कि आपके ग्रुप 2 के अंदर आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, आगे फाइनल तक कंफ्यूजन रहती है। तो ये अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात ना भी करूं ना तो भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन मैं बीज अभी डाल दूंगा आपके दिमाग में। तो अभी से फिर ग्रुप 1 में, फिर ग्रुप 2 में, फिर फाइनल में, तब तक तो आप क्या करोगे, एकदम मेच्योर हो जाओगे, सोचने लग जाओगे, अच्छा ये वो इस तरीके से। ठीक है, चलिए। तो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है भाई आपके फ्यूचर लॉसेज को तो आपको कंसीडर करना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट को कंसीडर। प्रॉफिट, दादाजी ने क्या कहा, हेलमेट पहन कर जाओ। आपने कहा, एक बात सुनो, आपको पता चला, एक इंफॉर्मेशन पता चली शहर के अंदर कि भाई आज है ना, आज अलग तरह की चेकिंग हो रही है, बाइक्स की, हेलमेट की अलग तरह की चेकिंग हो रही है। आज क्या है, बिना हेलमेट के जाओ, साइलेंसर भी निकाल दो, आवाज करता रहेगा बाइक, पड़र 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 पड़र, ठीक है। और जाकर जो चौक पर आज जिप्सी खड़ी है ना पुलिस की, उसके आसपास चक्कर काटो और उसको बताओ, देख हेलमेट नहीं है, आवाज भी बहुत है, इंश्योरेंस भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जाके पुलिस वाले के सामने डांस करो बढ़िया ढंग से कि देख डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है, पॉल्यूशन भी नहीं है, बाइक भी चोरी की है। तो पुलिस वाला भी भंगड़ा करता करता आएगा तुम्हारे पास, अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है, 2000 का नोट हाथ में देगा निकाल कर आपको इनाम के, बोले कितना बढ़िया काम कर रहा है, आपको किसी ने ये बताया। और आप फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओह आज तो शनिवार का तेल नहीं मांगना पड़ेगा, आज तो वहां से कमाएंगे हम, ठीक है, आज 2000 रुपए हम वहां से कमाएंगे। आप क्या करते हैं, क्या उस 2000 को आपको प्रॉफिट को अज्यूम कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक वो, हाँ ठीक है, मतलब सीधी सीधी सी बात है, फ्यूचर के अगर गेन प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि ये प्रॉफिट वहां से हो जाएगा, ये केस में जीत जाऊंगा। आप जूता लाए किसी कंपनी का, ठीक है जी, आपने रेड चीफ का एक जूता लिया, आपने 3000 रुपए, एक नहीं 2 लिया होगा, खैर ठीक है, तो 3000 रुपए के जूते लिए आपने पहनकर देखा, थोड़ा सा कट रहा था, पाँव कट रहा था हल्का सा, तो आपने जूते वाले को कहा, भाई साहब ये पाँव कट रहा है, ये जूता चेंज कर दो। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही है, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। बोले पक्का सेटल हो जाएगा? हाँ पक्का सेटल हो जाएगा। जूते ने क्या किया, कटाव बढ़ा दिया, जख्म हो गया और आपका पैर काट दिया गया। डॉक्टर ने आपका पैर काट दिया, भाई ये इन्फेक्शन फैल गया, अब एक टांग से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। आपको गुस्सा है रेड चीफ कंपनी के ऊपर, आपने क्लेम ठोक दिया, मुझे 10 लाख रुपए की टांग चाहिए, ठीक है। अब क्या है भाई, पांव कट गया तो अब ये देखो मेरा तो नुकसान हो गया, बॉडी पार्ट ही खत्म हो गया, तो कंपनी के ऊपर क्लेम ठोक दिया आपने, 10 लाख का ठोक दिया, 50 लाख का ठोक दिया, 1 करोड़ का ठोक दिया, ठीक है। अब कोर्ट केस चल रहा है, और आपको ऐसा लगता है ये तो जीतूंगा मैं, लेकिन नहीं, उसे जीत नहीं माननी चाहिए। उसे जब तक वो कैश में मिल ना जाए ना, कोर्ट केस में जीत ना जाओ, जब तक पैसे आपकी जेब में ना जाए, तब तक उसे प्रॉफिट नहीं मानना। ये कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है। फ्यूचर में लगता है कि लॉस हो सकता है, आपने उधार माल बेचा, आपको लगता है कितने पैसे डूब सकते हैं, तो आप उसका क्या बना लो, प्रोविजन बना लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ये प्रॉफिट हो सकता है, तो उसे प्रॉफिट मत मानो जब तक आपको प्रॉफिट मिल ना जाए, कैश में ना मिल जाए। रियलाइज्ड का मतलब वसूल ना हो जाए, रियलाइज्ड, ठीक है, बात समझ आ गई आपको? ये कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है। अब इनका सवाल, अब इन्होंने कहा कि सर अक्रूड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट मानकर चलते हैं हम लोग, और अक्रूड इंटरेस्ट को क्यों मान के चलते हो भाई? उधार सेल को मान के चलते हो, उधार सेल को भी तो मानकर चलते हो। आपने उधार सेल मानी तभी तो डाउट करने की नौबत आ रही है, तो उधार सेल मानी क्यों? आपने क्या किया, सुनो जरा, आपने क्या किया, 10,000 रुपए का माल, 10,000 रुपए का माल 2000 प्रॉफिट पर बेचा, तो बताओ डेटर्स आपने कितने स्टैंड किए? 12,000। बताओ बैलेंस शीट में सेल कितनी दिखाओगे, नहीं सॉरी, बैलेंस शीट में डेटर्स कितने दिखाओगे? 12, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल कितने दिखाओगे? 12,000। बोलो ट्रेडिंग में सेल कितने दिखाओगे? 12,000। समझ रहे हो मेरी बात को? आपने क्या किया, एक बात और, कैश टू सेल्स, आपने 50 का तो नगद माल बेचा और 12 का उधार माल बेचा, तो बताओ ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल
कैश सेल्स कितनी 50 और क्रेडिट सेल कितनी 12, तो आप बताओ कितना दिखाओगे 62। क्या आप इस प्रॉफिट को दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? और बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, ये ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, ये ग्रॉस प्रॉफिट में ये 2000 प्रॉफिट शामिल होंगे या नहीं होंगे? होंगे। आप उधार माल बेचा हुआ दिखाते हो ना, उधार माल बेचा हुआ दिखाते हो ना, अक्रूअल बेसिस पर मानकर चलते हो। अब ये 2000 प्रॉफिट रियलाइज तो नहीं हुआ, ये 2000 प्रॉफिट रियलाइज तो नहीं हुआ, फिर क्यों दिखाया? बताओ शाबाश, कौन बताएगा ये? क्यों दिखाया ये प्रॉफिट, क्यों दिखाया? यस बताइए। कौन बताना चाह रहा है? आप बताना चाह रहे हो? सर क्योंकि हम कैश बेसिस पे एज्यूम नहीं करते, हम अक्रूअल बेसिस पे। लेकिन ये देखो ना, ये कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, दादाजी क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट को प्रॉफिट मत मानो जब तक वो कैश में रियलाइज ना हो जाए। तो ये क्या हो गया? ये तो फिर गड़बड़ हो गई ना ये। सर यही था कि बेसिस है। अगर हाँ जी? सर वो टीचर वाला एग्जांपल आ गया, अगर अच्छा टीचर है सर तो आएंगे ही उसके पैसे, तो इसीलिए सर इसको मानेंगे प्रॉफिट। ओके सर बेसिकली इसमें हमने माल बेच दिया। हाँ हाँ, बेसिकली आपने बेसिकली बोला ना, या बेइज्जती करी? हाँ बोलना। सर इसमें ना हमने माल बेच दिया, ठीक है। मतलब हमने ट्रांजैक्शन कर दी, तो एक्सपेक्टेड मतलब ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि ये आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब उसमें से आएंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आएंगे। अब मतलब ट्रांजैक्शन कर दी हमने। थोड़ा सा और दम लगाओ। आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को प्रॉफिट क्यों माना? हाँ सर हमने इसमें बेच दिया तो उससे रुपए लेने हैं हमें, मतलब ये और पक्का हो गए कि रुपए मिलेंगे? आएंगे तो सही सर, कुछ तो तो आएंगे। प्रॉफिट कुछ तो आएंगे, तो उतने को मानो जितना आएगा। और वैसे एक बात बताओ, कुछ तो आएंगे, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को तो इग्नोर ही करना है आपने। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कर रहा है कि फ्यूचर में लगता है आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है, तो उसको प्रॉफिट को प्रॉफिट मत मानो जब तक वो आपको रियलाइज ना हो सर कैश ये में। फ्यूचर का प्रॉफिट नहीं है, करंट है सर ये। सर फिर हम इसको डेबिटर्स में भी तो डाल रहे हैं, इसके अमाउंट को। हाँ जी, सर इसके अमाउंट को डेबिटर्स में भी तो डाल रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है, डबल एंट्री कर दिया आपने, ब्याज कमा लिया लेकिन मिला नहीं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। सर ये करंट ईयर का है सर। ठीक है, सर सेल्स तो हुई हैं, ये तो इस बात का प्रूफ है कि सेल्स हुई है, हमने सेल करी है इतनी, फिर इसको क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करके। हाँ तो जूता खरीदा है, पैर कटा है, ये सच्चाई है। कोर्ट में केस किया है, ये भी सच्चाई है। पैसे मिलेंगे, मान लो 1 करोड़ रुपया मिलेगा बस। प्रॉफिट ऑन सेल्स है, हाँ तो पहली बात जो करंट ईयर का प्रॉफिट है तो इंक्लूड होएगा। और ये सर फेथ का भी कंसेप्ट होता है कि जैसे डेटर्स होते हैं, हमको हम विश्वास है पैसे आएंगे, अब डेटर्स नहीं आए सर वन डे लॉस होएगा। और ये जो गेन है प्रॉफिट है, ये हमारी इनकम है, इनकम और लॉस में फर्क होता है सर। डेटर्स रूप के बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स हमारा लॉस है, अच्छा, दोनों अलग अलग चीजें यहाँ पे। सर चलो। मटेरियल फैक्ट वाला कंसेप्ट भी लगेगा। चलो एक काम करो, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, सुनो। बोलना चाह रहे हो कुछ? हाँ हाँ बोलो तो। सर वो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कि मतलब रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, शो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और ये वाला कह रहे हैं रिसीव हुए बगैर शो कर नहीं सकते आप। तो मतलब सर बुक्स में तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, ये कह रहे हैं बुक्स में नहीं दिखाना। ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड शुड इग्नोर टिल दे रियलाइज्ड इन कैश, है ना? चलो मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज करता हूं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो प्रॉफिट सर हमें हमारी सर्विसेज के लिए मिला, तो सर सर्विस के लिए तो सर जो वो हमारी इनकम हुई। चलो मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, इसको और देखो। एक मशीन है 1 लाख की, लाइफ है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद वो स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हो जाएगी 10,000। बताओ P&L के अंदर आने वाले 10 सालों में डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करोगे? डेप्रीशिएशन 1 लाख माइनस 10,000। आप कहते हो 1 लाख में से 10,000 में तो ये बिकी जाएगी, तो बाकी बच गया 90, और 10 साल से डिवाइड कर दो तो 9,000 पर एनम डेप्रीशिएशन। 9,000 पर एनम के हिसाब से 10 साल के अंदर आप डेप्रीशिएशन कितना लगाओगे? 90। और क्या स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हो गई है? नहीं है। ये एस्टिमेटेड है या एक्चुअल है? एस्टिमेटेड है। बताओ आपने इनकम मान ली या नहीं मानी? मान ली, वरना आप P&L में चार्ज करते 1 लाख रुपए। स्क्रैप वैल्यू को आपने प्रॉफिट मान लिया। हाँ जी सर, आपने डेफिनेशन के अंदर ऑल एक्सपेक्टेड गेन्स वर्ड यूज किया है। प्रॉफिट है ये रहा प्रॉफिट। आप देखो स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? कबाड़। स्क्रैप मतलब कबाड़।
कबाड़ बिक जाएगा इतने में 10 में, तो प्रॉफिट ही है। जब वैल्यू 0 हो गई, कबाड़ हो गया कोई चीज, फिर भी वो बिक रही है, तो वो प्रॉफिट ही है। ये प्रॉफिट है, ये मैं बता देता हूं आपको, ये प्रॉफिट है। हाँ जी, थोड़ा एग्जांपल चेंज करता। अब बोलो आशीष, भरत, अब आप लोग बात करो। ये इसमें क्या किया आपने? चलो डेटर्स वाली बात मैं कुछ और करूंगा फिर बात। सर ये डेप्रिसिएशन मतलब ये तो पक्का ही है, डेप्रिसिएशन लगेगी वगैरह। जो लास्ट की स्क्रैप वैल्यू है सर वो एक्सपेक्टेड मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं है सर, वो कि जैसे कि पक्का कुछ तो मिलेगा ही सर उसमें। ये है स्क्रैप वैल्यू, जीरो नल नहीं है सर। एक बात बताऊं आपको, कई बार नौबत ऐसी आ जाती है कि जो कबाड़ है ना वो पैसे देकर उठवाना पड़ता है। यस सर। ठीक है ना, कबाड़ी कहते हैं मैं नहीं लेता इसको, तो आप कहते हो भैया ये 50 रुपए मैं दे दूंगा, इसको कहीं गिर दियो यार, लीजिए गिरा दियो कहीं, है ना, तो ये पक्का ही मिलेगा। ये क्या हो गया, मशीन हो सकता है 0 की बिके, आपकी कबाड़ हो जाए बिल्कुल ही, प्लास्टिक सड़ने लग गया, कबाड़ी भी नहीं ले जा रहा भाई, मेरा बाकी कूड़ा भी सड़ा देगा ये। सर इसमें हम ये 9000 जो है 10,000 जो रहेगी स्क्रैप वैल्यू वो हम गेन में नहीं दिखा रहे सर, बेसिकली वो डेप्रिसिएशन। अरे नहीं यार, नहीं चुप, 1 मिनट, इस टॉपिक पे बात करना। सर वो जैसे कि जो 90,000 है ना सर, उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं कि मशीन की वैल्यू इतनी है तो वो हर साल इतनी घिस रही है, उसको गेन में नहीं दिखा। और 10,000 वाली घिस नहीं रही सर, वो वैल्यू रहेगी, मतलब ऐसे वो शो नहीं करेंगे सर, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम उस पर लगाते हैं जो वैल्यू हर साल जाती जा रही है, कम हो रही है सर। देखो मुझे लगता है ये पेन जब स्क्रैप में चला जाएगा तो 100 में बिक जाएगा, और 100 का हिस्सा इतना सा आ गया, मान लो 100 रुपए का इतना सा हिस्सा आ गया, तो चलाते वक्त इसको मैं कहूंगा तू ध्यान रखियो, घिस मत जियो इस हिस्से को। ये पूरा हिस्सा कहता है मैं घिस सकता हूं, मैं घिस सकता हूं, हाँ तू घिस सकता है, बट यू आर नॉट अलाउड। ये हिस्सा नहीं घिस जाएगा बिल्कुल भी। फिर मैंने क्या किया, इसको यहां रखा, आवाज आई ये क्यों रखा, यहां क्यों रख दिया, घिस गया मैं तो 1 लाख की मशीन है, 10,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है, आप 90,000 कह रहे हैं जी, 90,000 घिस जाएगा अपनी लाइफ में, क्या 10,000 वाला घिसेगा नहीं? सर वो घिसने के बाद वैल्यू है। हाँ घिसने के बाद वैल्यू है ना, तो घिसा हुआ दिखाओ P&L में 2 घिसना। डेप्रिसिएशन आप 90 क्यों दिखा रहे हो, 1 लाख क्यों नहीं दिखा रहे? चलो हाँ अब आप थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से भी लगाएगा। ऐसे तो हमने डेटर्स वाला एग्जांपल किया था, तो उसमें उसने सारा तो प्रोविजन में नहीं डाल दिया ना कि इतने, उसने कुछ एस्टिमेट किया था कि इतने डूबेंगे, तो वैसे इसने बता दिया कि मतलब इतनी स्क्रैप वैल्यू हमें मिल सकती है। अब ये जरूर, अब उसको लॉस हो, अब लास्ट में अगर लॉस होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस से वो चार्ज कर लेता है। अब हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं, इसलिए कुछ तो एस्टिमेट होगा ही, जैसे इसमें 10,000 उसने स्क्रैप वैल्यू, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो इग्नोर करना है ना फिर, till it is realized in cash। सुनो मैं बताता हूं, सुनिए क्या होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, अब आप अक्रूड का, आउटस्टैंडिंग का, क्रेडिट सेल का, स्क्रैप वैल्यू का, दुनिया भर के हैं जिनको हम इनकम मान लेते हैं। एक्चुअली एक हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रेवेन्यू को रेवेन्यू कब माना जाए, और इसके बारे में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बात करेगा। अगर हम ये कहते हैं ना छोड़ो यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम्हारी बात नहीं है, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़े ही नहीं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन तो पढ़ा आप लोगों ने। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ये कहता है कि अगर आपने किसी को सामान डिलीवर कर दिया और उसके सारे रिस्क एंड रिवार्ड्स, रिस्क एंड रिवार्ड्स, रिस्क मतलब उसके नुकसान और रिवार्ड्स मतलब उसके फायदे, उस चीज से मिलने वाला कोई भी फायदा या कोई भी नुकसान है वो आपसे रिलेटेड होगा, वो ट्रांसफर कर दिया आपने। आपने कहा कि मुझे माल खरीदना है, आपने मुझे कहा ये एक पेपर पैड है, आपने कहा कि मुझे ये रफ नोटबुक वगैरह या फ्लैक्स बनाने के लिए चाहिए, तो आपने कहा मैं दुकानदार हूं, आपने कहा मुझे खरीदना है, मैंने कहा ओके ये लो 20 रुपए का है ये।
मैंने आपको इसे पैक कर कर 20 रुपए में आपको दे दिया। अब अगर ये गुम हो गया तो आपका, इसे आप यूज करोगे तो आपका, इसे आप महंगा बेच दोगे तो आपका, 20 का 25 में बेच दो, 5 रुपए फायदा भी आपका। तो जब सारे रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं और इट इज सर्टेन दैट अल्टीमेट कलेक्शन विल बी रिसीव्ड, ये फिक्स हो जाता है, उस टाइम फिक्स हो जाता है कि पैसे पक्का मिलेंगे, ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाते हैं और अल्टीमेट कलेक्शन आपकी जब पक्की हो जाती है तो आपको इसे इनकम मान लेना चाहिए। ये कब की बात है? जब हम इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, जब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये पहली स्टेज है। हम एक्चुअली दूसरी स्टेज में बात कर रहे हैं प्रोविजन की। देखो, ये 1 जनवरी, ये 31 दिसंबर, आपने 1 फेब को माल सेल किया, आपने 1 फेब को माल सेल किया और आपने कहा कि ये 10,000, आपने कहा कि ये 10,000, ये डेटर्स हैं, ये उधार माल है, ये उधार माल है, ठीक है। आपको लगता है आपने इसके सारे रिस्क रिवार्ड सामने वाले के नाम ट्रांसफर कर दिए और आपको एकदम पक्का हो गया, यकीन हो गया कि पैसे पक्का मिलेंगे, ये बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। तब आप क्या करोगे? इसे आप इसे प्रॉफिट मान लोगे, आप इसे सेल मान लोगे। फाइनल अकाउंट्स के टाइम हमें इन डेटर्स को रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। और अगर आपको कोई डाउट पैदा होता है तो फिर आपको क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन। ये इसके बाद की स्टेज है। स्टेज 1 ये है, स्टेज 1 ये है, ये स्टेज 2 है कि डाउट बाद में राइज हुआ है। जब आपने माल बेचा था तब कोई डाउट था ही नहीं, जब आपने मशीन ली तब लगा 10 साल बाद ये स्क्रैप वैल्यू ये पक्का बिक जाएगी, इतने में ये पक्का बिक जाएगी, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, ये सर्टेन है, ये निश्चित है इसका मिलना, तो आपने उसे इनकम मान लिया। लेकिन आपने शायद अभी, खैर आपके नहीं आया, हमारा चैप्टर आएगा डेप्रीशिएशन का, तो उसमें कहा है कि बाद में आपको रिव्यू करता रहना चाहिए बीच बीच में कि स्क्रैप वैल्यू 10 ही होगी क्या? 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। लाइफ 10 साल ही होगी क्या? 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, ठीक है। तो हम स्टेज 2 की बात कर रहे हैं कि जब आपने बेचा था तब कर दिया, जब आपने बेचा था तब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसे फिर से रिव्यू करें और अगर यहां कोई डाउट पैदा होता है तो उसे आज ही लॉस मानकर P&L से चार्ज कर लें, आज ही लॉस मानकर P&L से चार्ज कर लें। प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। क्यों? 2020 की सेल है, ठीक है, ईयर 2020 की सेल है और उस सेल में कोई डाउट पैदा हो गया तो बताओ उसके बेड डेट्स 2020 से ही चार्ज करने चाहिए, 21 से चार्ज करने चाहिए? 2020 से। क्यों? मैचिंग कंसेप्ट याद है आपको? 2020 का P&L है जी, आपने उधार माल बेचा, 10 का माल था, 2000 का प्रॉफिट, तो आपने प्रॉफिट मान लिया और वो नेट प्रॉफिट में भी आ गया। तो जब आपकी इनकम यहां है तो इससे रिलेटेड खर्चे और लॉसेज भी यही होने चाहिए। तो आपको लगता है ना कि बेड डेट्स हो सकता है तो उसका प्रोविजन यही बना लो ताकि आपका मैचिंग कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आपने 2020 में माल बेचा, 2020 में डाउट क्रिएट हो गया तो आपने उसे 2020 में ही खर्चा मान लिया। आपको लगता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो आज ही उसे लॉस मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने इनकम रिकॉग्नाइज कर रखी है उस साल में और आप लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे अगले साल के अंदर। हाँ, अब कहता है सर इसमें से 500 रुपए डूबने की उम्मीद है तो 500 चार्ज कर लियो, डूब गए 600, वो तो देखो किसी के हाथ में नहीं है। तो वो आप 2021 में आप कर सकते हैं ऐसा कि 500 तो पिछले साल ले ही रखा था आपने और 100 और डूब गए तो कितने डूब गए? टोटल 600 रुपए डूब गए आपके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर 400 डूब गए तो 400 डूब गए तो कोई बात नहीं, P&L में इनकम में दिखा दो। जब वो लॉस भरने के लिए तैयार है तो उसे इनकम भी देनी चाहिए। प्रोविजन बनाया 500 का, डूब गए कितने? 600, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर 100 रुपए P&L से चार्ज कर लेना। प्रोविजन बनाया 500, डूब गए 400, अगले को कहो तू 500 खा, ऐसा नहीं, ठीक है ना, P&L के क्रेडिट में दिखा दें। नेक्स्ट ईयर जितना एस्टिमेट कर सकते हो करो और उसका प्रोविजन बनाओ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट, when you are recognizing the income, you should consider the two concepts. There are 3 concepts, but you should go for 2 concepts. One is you have transfer all risk and rewards. Second one, the collection will ultimately collect it. It is certain.
ये फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का मिलेंगे पैसे, तो पक्का मिलेंगे, इससे बढ़िया इंसान कोई नहीं है। ठीक है, ये पैसे दे देगा, ये पैसे नहीं खाता, तभी तो उधार माल बेचा हमने। अगर डाउट होता तो उधार माल क्यों बेचते हैं हम उसको? ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं हम? अगर वो अच्छा इंसान नहीं होता, पक्का मिलने की उम्मीद ना होती, तो हम क्यों दिखा रहे हैं अक्रूड इंटरेस्ट? तो जब माना था तब पक्का, लेकिन बाद में डाउट पैदा हुआ तो प्रोविजन बना लिया। तो बिजनेस यही कहता है, संभल कर चलो, अलर्ट होके चलो, कंजर्वेटिव होके चलो। एक बार इनकम मान ली तो उसको मतलब यूं नहीं है कि आप इनकम मानते रहो, इसको रिव्यू करो और उसका प्रोविजन क्रिएट करो। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंसेप्ट। देयर इज वन इज AS9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, व्हेन यू आर रिकॉग्नाइजिंग द इनकम, एंड व्हेन you have reviewed them, then the provision was created. There was some doubts. हो जाएगा? दो बातें, हम सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज की बात नहीं कर रहे। ठीक है, चलें आगे, चलिए। हाँ जी, so if there is some doubt about collection of debtors, so if there is some doubt about collection of debtors, provision should create at the time of फाइनल अकाउंट्स। एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट 2, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इस प्रोविजन को हम एक लाइबिलिटी की तरह डील करते हैं। लाइबिलिटी इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया एज फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस विल बी कवर्ड। आपने प्रॉफिट को कम किया है। प्रॉफिट लाइबिलिटी होती है कि नहीं होती? बताओ, प्रॉफिट लाइबिलिटी होती है कि नहीं होती? होती है ना। प्रॉफिट लाइबिलिटी क्यों होती है? कमाकर किसको देना है? बिजनेसमैन को देना है। कमाकर बिजनेसमैन को देना है, तो ये प्रॉफिट लाइबिलिटी है आपकी। प्रॉफिट में से आपने निकाल लिया और प्रोविजन बना लिया। इस प्रोविजन का क्या करना है? लॉस पे करना है, या लॉस राइट ऑफ करना है, तो आपकी लाइबिलिटी है। तो प्रोविजन को हम लाइबिलिटी की तरह डील करते हैं, इसीलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं और आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होता है इससे। आपने कमाए कितने? 50, लेकिन प्रोविजन बना लिया 10 का, तो आपका प्रॉफिट कितना रह गया? 40। 10,000 का प्रॉफिट जो है वो आपका डिक्रीज हो गया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी। अगर लास्ट में लॉस हो, फिर कब लॉस होता? लास्ट में फाइनल अकाउंट्स के टाइम कैलकुलेट करते वक्त। नहीं, वो तो बेड डेट्स में डाल ही दिया, फिर लॉस हो गया तो हो गया। ये तो हम आज जो सेल की है उसका फ्यूचर में कितना और डूब सकता है उसकी बात। प्रोविजन तो हमने फाइनल अकाउंट्स के टाइम नहीं बनाया। हाँ ठीक है, उस टाइम हमारा नेट लॉस आए तो लॉस आए तो भी प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन चार्ज है, वो तो पक्का बनाना ही बनाना है आपने। ठीक है, हाँ लिख देता हूं मैं। सर, जो कि प्रोविजन बनाया है वो फाइनल अकाउंट से पहले भी तो बना सकते हैं ना। फाइनल अकाउंट से पहले प्रोविजन किस चीज से बनाएंगे हम? कौन बोला? बोल कौन दे? हाँ जी, प्रोविजन बनाएंगे किस चीज से? P&L से बनता है प्रोविजन। आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस है तो उसी में दिखाएंगे हम, और फिर उसे बैलेंस शीट में दिखाना होता है भाई इतना लॉस भरना पड़ सकता है। ऐसा नहीं होता कि प्रोविजन पहले दिखा दे डेटर्स से कुछ करके? ना ना ना, डेटर्स बैलेंस शीट में ही दिखाते हैं और उसी टाइम लास्ट में फाइनल अकाउंट्स के टाइम ही प्रोविजन बनता है हमेशा। बीच में फुल अमाउंट लेके चलनी, पहले डेटर्स की फुल अमाउंट लेके चलनी, लास्ट में। हाँ हाँ बिल्कुल, एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स वी विल क्रिएट द प्रोविजन। और ध्यान रखना, जो प्रोविजन बनाना होता है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन दिया हुआ है तो वो पिछले साल का है, फिर इस साल का नहीं है। वो पिछले साल फाइनल अकाउंट्स के टाइम बनाया था। अभी मैं आ रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा आप लोग अगर इंतजार करें तो बेटर रहेगा। एक बार पूछ लो फटाफट। सर वो मशीन वगैरह का तो प्रोविजन बना ही सकते हैं पहले, क्योंकि वो प्रॉफिट लाइन लॉस अकाउंट से तो बनाते नहीं। नहीं, क्या एंट्री क्या करोगे?
सर वो मशीन अकाउंट नहीं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन वाला सर। तो डेप्रिसिएशन तो लगाते ही साल के एंड में, बीच में लगाते ही नहीं हम सर। वो जैसे कि प्रोविजन तो बनाते नहीं थे सर बीच में मशीन का। ना ये एंड में बनता है फाइनल अकाउंट्स के टाइम। आप देखो एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, फिर P&L टू डेप्रिसिएशन। तो अल्टीमेट एंट्री तो P&L टू प्रोविजन ही होगी ना। वो फाइनल अकाउंट्स के टाइम बनाते हैं, बीच में नहीं बनाते कहीं पे। हाँ जी, नोट सर। हाँ जी, एक बार फिर से बता दो लाइबिलिटी क्यों होती है। हाँ, लाइबिलिटी क्यों होती है। यस, देखो आपने क्या किया, ये देखो ये क्या है, इसको क्या बोलोगे, माइक ना बोलो, हाँ इसको क्या बोलोगे, पेज। पेज, पेपर या पेज, इसे क्या बोलोगे, पेज, पेज ही बोलोगे। इसको बोलोगे पेपर या नहीं, आधा तो मैंने तुम्हारे सामने फाड़ दिया। मान लो ये छोटा होता तो भी पेज ही बोलते, ठीक है ना। हाँ करें आधा पेज। बोले बेटा ABCD सुना, बोले सर A फॉर बोले एप्पल, बोले B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर डबल एप्पल। हाँ जी, हाँ 2 एप्पल। तो क्या है ये, अब मैं आपको बता क्यों रहा हूं ये बात, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है और मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। ये क्या है, प्रॉफिट, और ये क्या है, प्रॉफिट। प्रोविजन क्या होता है, इस प्रॉफिट को फाड़कर एक टुकड़ा अलग रखा जाता है, तो प्रॉफिट ही है वो। और आपने उसे पे नहीं किया किसी को, आपने उसे यूटिलाइज नहीं किया किसी को। एक्चुअली प्रोविजन भी 2 तरह के होते हैं, जो कैश में दिए जाते हैं और कैश में नहीं दिए जाते। जैसे प्रोविजन फॉर रिपेयर बनाया, तो प्रोविजन फॉर रिपेयर बनाया तो मतलब रिपेयर पे करोगे तो वो कैश में दिया जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया तो टैक्स कैश में पे करोगे, वो कैश में पे किया। एक वो प्रोविजन होते हैं जो कैश में पे नहीं किए जाते। अब बेड डेट्स टू डेटर्स और प्रोविजन टू बेड डेट्स, मतलब बेड डेट्स को किससे कवर करोगे, प्रोविजन से। लेकिन वो कैश में पे नहीं किया आपने, लेकिन वास्तव में तो कैश में पे किया। कैसे, माल खरीदा, पैसे दिए, फिर वो माल बेचा, पैसे लेने थे, फिर उसमें से पैसे नहीं आए, तो पैसे दिए कि नहीं दिए, बोलो। आपने माल खरीदा, 10 का माल खरीदा, 10,000 रुपए दिए, 10 का माल बेचा, डेटर्स क्रिएट हुए, पैसे डूब गए, पैसे नहीं आए, लेकिन बताओ पैसे दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए, दिए हुए हैं। तो एक वो होते हैं जो इनडायरेक्ट प्रोविजन होते हैं, वो कैश में दिए नहीं जाते। तो बेड डेट्स का लॉस हुआ, बेड डेट्स का लॉस हुआ और वो प्रोविजन कैश में नहीं दिया गया, आपने बेड डेट्स को बियर करने के लिए प्रोविजन को यूज किया, ठीक है। तो प्रोविजन जो है वो या तो पेबल इन कैश होता है या एडजस्टेबल होता है, इसलिए प्रॉफिटेबल लाइबिलिटी है। पहली बात, प्रॉफिट का टूटा हुआ टुकड़ा है, प्रॉफिट का टूटा हुआ टुकड़ा, प्रॉफिट जितने भी होते हैं, रिजर्व लाइबिलिटी होते हैं, P&L लाइबिलिटी होते हैं, प्रोविजन लाइबिलिटी होते हैं, सारे कहां से निकलते हैं, P&L से। दूसरी बात, पेबल होते हैं। पेबल किस फॉर्म में, या तो कैश में पेबल होते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, लाइबिलिटी है। नॉन पेबल इन कैश, बेड डेट्स, बेड डेट्स को कैश में पे नहीं करना, लेकिन उसे एडजस्ट करना है। क्यों, आपने उधर माल खरीदा तो पैसा दे रखा है, उधर बेचा तो पैसा आना नहीं है, उस लॉस को कवर करने के लिए किसको यूज करेंगे, प्रोविजन को, इसलिए लाइबिलिटी है, ठीक है। तो या तो आप लॉस कवर करने में यूज करेंगे या फिर आप उसे पे करने में यूज करेंगे, ठीक है जी। आई बात सुन, चलिए। हाँ जी, यस, प्रोविजन इज क्रिएटेड even if there is net loss in the business, in the business, इसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। आप नोट्स लिखो और इसको नंबर 1 लिखो। प्रोविजन इज क्रिएटेड इवन इफ देयर इज नेट लॉस, चाहे लॉस हो बेशक, तो भी हम करते हैं। हाँ, रिजर्व्स आर क्रिएटेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट्स, इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ऑफ प्रॉफिट्स।
प्रोविजन क्रिएट किया ही किया जाता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। रिजर्व हम तभी क्रिएट करते हैं जब प्रॉफिट हो। और ध्यान रखें, प्रोविजन जो है फॉर नॉन लाइबिलिटी होता है, नॉन लाइबिलिटी, आपको पता है उस लाइबिलिटी का। और रिजर्व जो होते हैं फॉर अननोन लाइबिलिटी, अननोन लाइबिलिटी एक्सेप्ट स्पेसिफिक रिजर्व। आपके कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं, ध्यान है क्या? वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड, वो स्पेसिफिक रिजर्व है आपका। आपने स्टडी मटेरियल की थ्योरी अगर पढ़ी हो तो उसमें प्रोविजन और रिजर्व का एक टॉपिक है। आपके प्लस वन में भी रिजर्व्स एंड प्रोविजन का एक चैप्टर था अलग से। सर, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रहे हैं तो उसमें भी तो एक स्पेसिफिक रीजन है, डाउटफुल डेट्स। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी एक स्पेसिफिक रीजन है। हाँ, तो रिजर्व दो तरह के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। लेकिन हाँ, नहीं, मैंने सिर्फ रिजर्व लिखा है ना, मैंने रिजर्व फॉर तो कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए मैंने लिखा कि अननोन होता है। अगर मैं लिखता ना रिजर्व फॉर फला तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाता है। हाँ जी, ये कुछ बातें हैं तुम्हारे पूरे सिलेबस के अंदर है, लेकिन मैं धीरे धीरे बीच बीच में बताता जाऊंगा। लास्ट में जब आपका सारा सिलेबस हो जाएगा ना, तब आपको लगेगा हाँ अब कोई बात कहीं से भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है, अभी कुछ भी उठाकर पढ़ोगे, उसकी बात उसमें उलझी हुई है, उसकी बात उसमें उलझी हुई है। ठीक है, हाँ जी सुनिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाइनल अकाउंट में बनाने का मतलब तो ये होना कि हमने नेट प्रॉफिट भी लास्ट में कैलकुलेट करा, हमने देखा कि हमारे बैड डेट्स हैं, उसी टाइम डाउटफुल डेट्स हैं। बैड डेट्स तो पीएनएल से राइट ऑफ कर दी हमने, ऊपर दो एग्जांपल लेकर। मतलब डेटर है हमारे, डेटर्स हैं वो डाउटफुल हैं, वो नेक्स्ट ईयर डूब सकते हैं। चलो नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया। हाँ जी बिल्कुल। सुनिए, मैंने आप सब लोगों को उधार माल बेचा 2 लाख रुपए का। इस साल 1.5 लाख रुपए की तो कलेक्शन हो गई, कुछ ज्यादातर लोगों ने पैसे दे दिए 150,000 अभी नहीं आए, वो नेक्स्ट ईयर कलेक्ट होंगे। जैसे मान लो मैं डेटर्स को 3 महीने का टर्म देता हूं, डेटर्स वेलोसिटी पीरियड पढ़ा है ना आपने, डेटर्स टर्नओवर रेशो, ठीक है, डेट कलेक्शन पीरियड। मान लीजिए मैं 3 महीने का टाइम देता हूं, तो जनवरी वाले पैसे अप्रैल में आ गए, फरवरी वाले मई के अंदर आ गए, नवंबर वाले पैसे कब आएंगे? ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर आएंगे, 1 फरवरी को मिलेंगे मुझे। तो 3 महीने का वो टाइम दे दिया ना, तो मैं उन डेटर्स की बात कर रहा हूं जिनकी कलेक्शन अभी नहीं हुई है, स्टिल पेंडिंग। ठीक है, डर हो गया? चलिए, हाँ जी। तो मैंने कहा कि एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सो प्रोविजन शुड क्रिएट एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स। आप ऐसा करें, इसको ना एंट्री फॉर एग्जाम्पल लिखें, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स है तो टैक्स होगा, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर रिपेयर है तो रिपेयर होगा। ठीक है।
यस अब लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर bad debts and provision for doubtful debts. Accounting treatment for bad debts and doubtful debts. ठीक है. For example, in 2020 में क्रेडिट सेल हुई ₹50,000. तो आपने एंट्री क्या की? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. क्रेडिट सेल हुई 50,000, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. लेजर बना डेटर्स अकाउंट में क्या लिखोगे? टू सेल्स 50,000. और आपको पता है डेटर्स में क्या लिखेंगे आप? बाय बैलेंस CD. डेटर्स पर्सनल अकाउंट है ना, और फिर इसको क्या करते हैं? टू बैलेंस BD. सेल के बारे में मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरी डेटर्स की बात चल रही है, तो मैं खाली डेटर्स के बारे में बात कर रहा हूं. आपने 2020 में 50,000 का माल बेचा और उसका लेजर बना दिया डेटर्स अकाउंट. अब क्या हुआ? थर्ड, आपने ट्रायल बैलेंस बनाई 31 दिसंबर 2020. डेबिट क्रेडिट रुपीस. आपने ट्रायल बैलेंस बनाई. हाँ जी सुनिए. यस, डेटर्स हैं 50,000 के बॉस, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर्स at the rate of 10% as they are yes doubtful. As they are doubtful. लो जी, आपने 2020 में आपने उधार माल बेचा 50,000 का, तब तो बहुत बढ़िया था सब कुछ, ठीक है. लेकिन साल के एंड में जब आपने रिव्यू किया तो कुछ लोगों का आया कि यार ये बंदा तेरे पैसे खाएगा. एक बंदे से हमने 5,000 रुपए लेने थे और किसी ने कहा कि ये तूने गलत बेच दिया माल, ये बंदा किसी के पैसे नहीं देता, ठीक है. तो आपको उस पर डाउट हो गया और आपने उसका क्या कर लिया? प्रोविजन बना लिया. अब आपका फर्ज बनता है, जिसके बारे में पता लग गया ना कि ये लॉस हो सकता है, तो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है यू शुड क्रिएट प्रोविजन. आपको प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए, ठीक है जी. अब क्या करेंगे आप सॉल्यूशन में बताइए, सॉल्यूशन करना है, फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो पहले क्या करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री. और आपको यह डाउट हुआ है कि 5,000 रुपए डूब सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन. तो इससे क्या होगा? आपका P&L तो कम हो जाएगा. मैंने बताया आपको, प्रोविजन क्रिएट करने की जर्नल एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स.
अब थोड़ा सा वो बच्चे याद कर लें, जब मैंने आप लोगों से शुरू में बातचीत की थी तो कुछ बच्चे बता रहे थे डेटर्स टू प्रोविजन या प्रोविजन टू डेटर्स, ठीक है, वो ठीक कर लें अपने आप को। हाँ जी, 5000 और 5000। इसका रीजन क्या है? प्रॉफिट कम हो गया और लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी क्यों बढ़ गई? लाइबिलिटी दो तरह से बढ़ती है भाई, या तो कैश देना हो और या फिर कोई लॉस बियर करना हो। लॉस के लिए तैयार हो रहे हैं आप, ठीक है। हेलमेट आपकी लाइबिलिटी रहेगी जब तक सिर पर है, और वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी या तो एक्सीडेंट हो जाए, वो कभी ना हो, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर जब आप उसे उतार कर वापस घर ले आएंगे कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट हो गया, आपने घर में उसे हेलमेट को वापस रख दिया, ठीक है। तब तक वो एक्स्ट्रा बर्डन है आपके ऊपर, ठीक है, सारे बाल खराब कर देगा। हाँ जी, चलिए। और नंबर 2, P&L के अंदर कहां दिखाओगे आप? सर P&L क्यों डेबिट हुआ था? 31 दिसंबर 2020। P&L में डेबिट साइड में लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, कितना? 5000। और बैलेंस शीट में जो 31 दिसंबर 2020 की है उसमें जो आप डेटर्स लिखोगे, डेटर्स कितने के थे? 50 के, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5, तो कितना आ गया? 45। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इसे लाइबिलिटी में भी दिखा सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां 5000 यहां भी दिखा सकते हैं, बट ऑल एसेट्स should show at their conservative value। कंजर्वेटिव वैल्यू वही चीज आ गई ना दोबारा से। जब आपको पता है कि 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे डेटर से, तो आप 50 क्यों दिखा रहे हैं भाई? 45 दिखाओ। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोविजन को इसमें से माइनस करते हैं। ऑल एसेट्स शुड शो एट देयर कंजर्वेटिव वैल्यू। हमें अपनी एसेट्स को, आपको ध्यान है, हेलो, आपको ध्यान है, स्टॉक को भी आप ऐसे ही करते थे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्यों? लॉस को लॉस मान के चलते हैं। आपने 10 का माल खरीदा और 8 में बिकेगा, तो हम 10 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 8। वो कौन कहता है वो बात? कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, लॉस को लॉस मानकर चलो। तो आपको पता है कि डेटर्स 50 हैं, लेकिन उसमें से 5 डाउटफुल है, तो बॉस कैसे 50 दिखा सकते हो आप? 45 शो करें आप, ठीक है। तो ऑल एसेट शुड बी शोन एट देयर कंजर्वेटिव और रियलाइजेबल वैल्यू। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन को डेटर्स में से माइनस करते हैं। वैसे ये लाइबिलिटी है। और आप लोगों को जो जर्नल एंट्री में कंफ्यूजन हो रही थी ना, जो बच्चे बोल रहे थे प्रोविजन टू डेटर्स, वो ये देख रहे थे, अच्छा डेटर्स कम हो गए तो 2 डेटर्स कर दिया, प्रोविजन डेबिट क्यों हुआ, इसका कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन आप एक बात सोचकर देखो, ये बताओ, एसेट साइड डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? डेबिट होती है। एसेट्स डेबिट होती है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो ये बताइए, डेबिट में से कोई चीज माइनस हो रही है, इसका मतलब वो क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। रेंट में से प्रीपेड रेंट माइनस होता था, याद है +1 में? रेंट में से प्रीपेड रेंट माइनस होता था, तो इसकी एंट्री क्या होती है? यस, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और फिर P&L टू प्रीपेड रेंट, ये खत्म होता है ना। तो कोई चीज डेबिट में से माइनस हो रही है, इट मींस वो क्रेडिट हो रही है, और क्रेडिट में से माइनस हो रही है, इट मींस वो डेबिट हो रही है। ठीक है जी? हाँ जी, ऑल एसेट्स शुड शो एट देयर कंजर्वेटिव वैल्यू। सभी एसेट्स को अपनी कंजर्वेटिव वैल्यू पे दिखाना चाहिए। वैसे आप यहां दिखाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपकी कंजर्वेटिव वैल्यू वाला कंसेप्ट जो है वो डाउट में आ जाएगा। मुझे ये बताइए, प्रोविजन की एंट्री आ गई आपको? ठीक है। अब क्या हुआ बॉस? अब क्या हुआ? ये बात हम कब की कर रहे हैं? 2020 की। ये देखो 2020, इस 2020 को आप हाईलाइट कर लो, शाबाश। 2020 in next year, that is 2021। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, P&L डेबिट क्यों हुआ था? P&L प्रॉफिट कम हो गया आपका। मैंने वो फाड़ा था ना प्रॉफिट, ये देखो, ये मैंने प्रॉफिट कमाया, पूरा प्रॉफिट कमाया, उसमें से इसका प्रोविजन बना दिया, तो देखो टुकड़ा छोटा हो गया, प्रॉफिट कम हो गया।
सर फिर बैलेंस शीट हाँ में जी। तो मैथ्स ही कर दिया। क्या चीज? बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में मैथ्स ही कर दिया जैसे पहले +1 में करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म के हिसाब से है। अकाउंट्स में तो कम हुए ही नहीं डेटर्स हमारे, 2 डेटर्स। अकाउंट्स में करें भी कैसे, हमने तो अपने कंसेप्ट को फॉलो किया है। अभी बहुत सारे काम ऐसे करने हैं जो सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन के लिए करना है। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो ट्रू क्या है, सच्चाई क्या है, 45 मिलने की उम्मीद है, तो इसलिए हमने इसको किया। ठीक है, थ्योरी में +1 में थ्योरी में ये भी पढ़ा होगा, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। कोई बोल रहा था? सर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी कि ना, जैसे डेप्टर्स में से कम कर रहे हैं बैलेंस शीट हाँ। में, तो सर उन सारों की सर जैसे पहले हम किया था करते, जैसे जर्नल एंट्री पास करके उसके बाद दिखाते थे। हाँ। तो इसकी भी करनी पड़ेगी? नहीं, सर? इसकी एंट्री क्या करोगे, डेटर्स कम करने की? डेटर्स कम करते नहीं है ना। मैंने क्या बोला, क्या मैं उसको फोन करके कहूंगा भाई मेरे को शक हो गया पैसे ना दियो, 2 डेटर्स? फिर हम ऐसे शो भी तो नहीं कर सकते जैसे परचेज। हाँ, ऐसे शो करना है, कंजर्वेटिव वैल्यू पे शो करना है। अभी तक आपको ये बात पता नहीं थी, आज मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे शो करना होता है, ताकि आपके, अब मैं कंपनी हूं यार, एक बात बताओ, मैं कंपनी हूं, मैंने 500 करोड़ का उधार माल बेच रखा है और उसमें से 50 करोड़ रुपए डूबने की उम्मीद है। आप उस कंपनी के मालिक हो, शेयर होल्डर्स हो, बताओ ये बात आपको पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो मुझे डेटर्स, मुझे कहना चाहिए शेयर होल्डर्स जी ये 500 करोड़ का माल बेचा जिसमें से 50 करोड़ डूब सकते हैं, तो हमारे यहाँ है कि 450 करोड़ रुपए आ सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपके, ये अकाउंटिंग रूल्स नहीं चलते, आपके कुछ एथिक्स चलेंगे, पॉलिसी चलेंगी, प्रिंसिपल चलेंगे आपके, इसलिए। तो सर लोस्ट बाय फायर होता है, फिर चैरिटी होता है सर, वो भी तो पता होना चाहिए औरों को क्या ना, हमने कितना भाई आग लग सकती है अगले साल 50,000 की। नहीं सर, जो हमने पहले परचेज में से लेस किया तो सर वो भी तो पता होना चाहिए कि हमारा इतना माल खत्म। हाँ, तो दिखा रहे हैं P&L में 2 लॉस बाय फायर अलग से दिखा रहे हैं। ट्रेडिंग में जो दिखाना चाहिए, फिर परचेज में से कि हमारे यहाँ पे लेस हुआ था। अरे यार वो तो अकाउंटिंग है, आप समझ नहीं रहे। एक होती है अकाउंटिंग, एक होती है अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन। वो तो अकाउंट्स बना है, लॉस बाय फायर टू परचेज जर्नल एंट्री की है। ये वो बात है जिसकी जर्नल नहीं की, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है। ठीक है ना, ये बात। चलिए, हाँ जी सुनिए, आवाज नहीं भाई। अभी बहुत सारी चीजें आप सोच क्यों रहे हैं कि +1 2 में सारा अकाउंट्स पढ़ लिया? आप ये क्यों नहीं सोच पा रहे कि आज शुरू हुई है कोई बात? ठीक है ना, आप यहां से बात शुरू करें। आप सोच रहे हैं जो पढ़ रखा है उसी में से कुछ और निकालूं, नहीं। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां पढ़े हैं बताओ? ठीक है ना, नहीं पढ़, अरे 11th में लिस्ट पढ़ रखी है वो किस, ठीक है ना, वो भी चेंज हो गई है अब। हाँ जी सुनिए, यस 2021 में क्या हुआ? 2020 में फिर क्रेडिट सेल हुई, क्रेडिट सेल हुई ₹1 लाख, क्रेडिट सेल हुई 1 लाख। तो आपकी एंट्री क्या हो गई? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू। अब बताइए, और बेड डेट्स हो गए, बेड डेट्स हो गए 3000। तो एंट्री क्या होगी? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना? 3000। ये बेड डेट्स कौन से हुए? लास्ट ईयर वाले, 2020 वाले, आउट ऑफ 2020। बाकी का क्या हुआ? बाकी कलेक्ट हो गए जी, कैश टू डेटर्स, कितना? 47। अरे पिछले साल डेटर्स देखो कितने थे, पिछले साल डेटर्स कितने थे? 50 में से कितने मिल गए? 47। डूब कितने गए? 3। 2020 की है मैंने एंट्री, ये भी 2020 वाले, ये भी 2020 वाले। ये देखो आपके टोटल 50,000 डेटर्स थे लास्ट ईयर, उसमें से 47 मिल गए और 3000 डूब गए। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 47 और बेड डेट्स टू डेटर्स कितना? 3000। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आज के दिन ट्रायल बैलेंस बनाता हूं 31 दिसंबर 2021 को, अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूं, देखना भाई ध्यान से देखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो ये बताइए डेटर्स कितने आएंगे? 1 लाख। डेटर्स कितने आएंगे?
1 लाख। इस साल के आएंगे ना, पिछले वाले तो गए, पिछले वाले 50 थे, 47 मिल गए और 3000 डूब गए। ओके, ठीक है भाई। अब क्या होगा, डेटर्स आएंगे 1 लाख, और बताइए बेड डेट्स कितने आएंगे? बेड डेट्स कितने आएंगे? 3000। और एक बात और मैं बताऊं आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था? हेलो, ये देखो, ये पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था आपने, ये पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था, ये अगले साल जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो और क्या आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर? 5000 प्रोविजन। ये प्रोविजन कौन सा है भाई? इस प्रोविजन को बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं? ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन क्यों बोलते हैं? इट वॉज क्रिएटेड इन previous year to cover loss of bad debts in current year। यही बात है ना? in next year that is 2021। सच्चाई है ये। आपने 2020 में प्रोविजन बनाया था 2021 के लॉस को कवर करने के लिए। यही बात हुई थी क्या? अभी बताओ जरा। चलो, चेपने में लगे हुए हैं सारे। रुको सर, चेपने तो होता रहेगा लॉस वॉस तो। हाँ जी, सुनिए, इधर ध्यान देंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 2020 में आपने माल बेचा डेटर्स टू सेल्स, कितना? 50,000। 2021 में, अच्छा, फिर आपने क्या बनाया? P&L टू प्रोविजन। इसके लिए प्रोविजन बनाया आपने, कितने का? 5 का। आपको लगता है कि इसमें से 5 डूब सकते हैं। 2021 में इस डेटर्स में से मिले कितने? कैश 47, बेड डेट्स कितने हुए? 3, और 2 डेटर्स कितने? 50। ठीक है जी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपने, अब ये बेड डेट्स, अब मुझे ये बताओ, इस बेड डेट्स की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? 2 बेड डेट्स। P&L लिखते हो ना, P&L अकाउंट डेबिट 2 बेड डेट्स। भाई मैंने क्या कहा था? हेलमेट पहन के जा रहे हो और एक्सीडेंट हो रहा हो तो लॉस करना जरूरी है? नहीं, सिर तो फुड़वाना जरूरी है। हेलमेट उतारा, सिर मारा। बताओ, आपने प्रोविजन बना रखा है कि नहीं बना रखा? बना रखा है ना, तो फिर P&L क्यों लिखूं मैं क्या लिखूंगा? प्रोविजन। प्रोविजन, ये देखो, ये प्रोविजन बना रखा है मैंने, कितने का? 5 का। और बेड डेट्स कितना हुआ? 3। 2000 बच गए। किसी को फोन कर देते हैं, भाई 2000 प्रोविजन बच गया, खा जियो। हैं? नहीं ना, बचत हो गई। इसको किस में डाल दूंगा? P&L में। कितना? 2000। बात समझ आ गई आपको? जब माल बेचा जाता है डेटर्स टू सेल, कलेक्शन होती है कैश टू डेटर्स, सॉरी, जब माल बेचा जाता है डेटर्स टू सेल्स, प्रोविजन बनाते हैं P&L टू प्रोविजन, कलेक्शन होती है कैश टू डेटर्स, डूबते हैं बेड डेट्स टू डेटर्स, और बेड डेट्स और प्रोविजन को आपस में एडजस्ट किया जाता है, प्रोविजन टू बेड डेट्स, और जो डिफरेंस होता है वो किस में डाल देते हैं? P&L में। सोचो, मान लीजिए आपका P&L हो जाता 7000, यानी 43 कलेक्ट होता,
तो बेड डेट्स कितने 7, प्रोविजन कितना 5, पी एंड एल डेबिट कर देते कितने 2। लॉस कम होता है तो पी एंड एल में इनकम में डाल देंगे, ज्यादा होता है तो लॉस एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं उन बच्चों को बता रहा हूं, एक जो करते थे ना, एक्चुअली मैं तो ना इक्वेशन बनाकर देख लेता हूं पहले, क्या बेड डेट्स add further bad debts, add new provision, less old provision. If it is positive, it will be shown on debit side. If it is negative, it will be shown on credit side. First of all, we will write old provision, then bad debts, then further bad debts, then new provision. You have shown ultimately the income. नहीं, ये मैथमेटिक्स है, ये टोटली गलत है, क्योंकि एग्जाम में ये बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स नहीं आएंगे। वो कहेगा प्रिपेयर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, बनाओ आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, जो प्लस माइनस वाली जो चीजें जितनी भी। बेड डेट्स अकाउंट बनेगा, डेटर्स अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट बनेगा, एंट्री होगी। ठीक है, ध्यान रखें। तो मैं आपको कहने जा रहा हूं, ये देखिए 31 दिसंबर 21 की क्या बनेगी, डेटर्स इस साल के, बेड डेट्स जो पिछले साल वाले थे, और प्रोविजन। ठीक है, ये पिछले साल के लिए बनाया गया था, इस साल के लिए। तो अब पता है क्या होगा, अब सॉल्यूशन फाइनल अकाउंट्स में आप क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स में। अच्छा एक बात बताइए, हेलो, ये डेटर्स कहां आएंगे, बैलेंस शीट की एसेट में, और ये बेड डेट्स कहां आएंगे, पी एंड एल में। ये बेड डेट्स कहां आएंगे, पी एंड एल में नहीं, पी एंड एल में डालने की जरूरत क्या है, ये इससे एडजस्ट होंगे। ये देखो दोनों बराबर वाली बातें। ये कब के लिए बनाया था, 2020 के लिए। 2020 वाले पैसे जब भी डूबेंगे हम इसमें से कवर करेंगे। और ये लो, ये डूबे भी कौन से हैं, 2020 वाले डूबे। तो बताओ, अब मुझे ये बताओ, क्या बेड डेट्स की मैं जर्नल एंट्री करूं, जर्नल ए बेड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, क्या मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं, बताओ भाई, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। हाँ, नो एंट्री। हाँ, क्या करूंगा, एडजस्टमेंट करूंगा, एडजस्टमेंट करूंगा। क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना प्रोविजन है 5000, टू बेड डेट्स कितना 3000, और बाकी चला जाएगा पी एंड एल अकाउंट में 2000। ठीक, पी एंड एल में कहां आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या है ये, सेविंग, 2000 सेविंग है। बैलेंस शीट में डेटर्स कितने आएंगे, 1 लाख। बैलेंस शीट में डेटर्स आएंगे 1 लाख। सर, सेविंग की जगह ये नहीं बोलेंगे कि प्रॉफिट वापस बढ़ गया। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सेविंग प्रॉफिट ही होगा, सेविंग इन प्रॉफिट की बात कर लो आप। हाँ जी, इसे रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस कहते हैं, रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस। आगे सीनियर क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस या रीट्रांसफर ऑफ प्रोविजंस। हाँ जी, एक नोट लिखेंगे, इफ इन 2021
बेड डेट्स वुड बी ₹8,000 इंस्टेड ऑफ, अगर ये 3,000 की जगह बेड डेट्स होते कितने 8,000, तो आप एंट्री क्या करते? प्रोविजन कितना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 5, और बेड डेट्स कितने हैं? बेड डेट्स कितने हैं 8, तो पी एंड एल में कितने जाते हैं? सर जो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में बनाते हैं, बट सर ये ट्रेल बैलेंस में एडजस्टेड है, तो इसका लेजर काउंट भी होएगा पहले और जर्नल एंट्री भी होगी। हाँ, तो सर ये कैसे पॉसिबल है फिर? नहीं, मैंने शॉर्टकट मारा है, मैंने लेजर बनाई नहीं। लेजर बनाएंगे तो बैलेंस सीडी आएगा, पर्सनल अकाउंट है, सीडी आएगा, फिर ट्रेल बैलेंस में आएगा। ठीक है, हाँ जी, डन हो गया। सुनिए, अब क्या है, लास्ट बात, मैं आपको ना वो पिछला काम अभी टैली नहीं करवा रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी काम है। इसके बारे में ही काम करें एक बार, आज जाकर इसको पढ़ें, बार बार समझें, आपस में डिस्कस करें। ठीक है, कल मेरे लिए भी कुछ चीज़ें लेके आएँ कि हाँ सर मैंने ये सोचा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वैसा क्यों नहीं हो सकता। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और पूरी अकाउंटिंग के अंदर आपको तंग करेगा, बल्कि पूरी सीए के अंदर आपको तंग करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये इसके अंदर कोई कसर रहे, इसको हम अच्छी तरीके से करते हैं। होमवर्क यही रहेगा कि आपने इसी के बारे में बहुत अच्छे से चिंतन मंथन करना है। दूसरी बात यह है कि मुझे इन्हीं नोट्स को आगे कंटिन्यू करवाना है। ठीक है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वगैरह ये चीज़ें भी बतानी है। तो मैं एक बार पुराना काम बीच में अड़ा ही नहीं रहा, मैं एक बार इस टॉपिक पे पूरा फोकस करवाता हूँ आपका। एक आखिरी बात करके जा रहा हूं, कल मैं यहां से बात शुरू करूंगा। ये देखिए, अब मैं सीधा सीधा आता हूं मुद्दे पर। 31 दिसंबर 2016 की बात है, डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं है आपने। डेटर्स हैं 40,000 और बेड डेट्स हैं 2,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 1,500 और फर्दर बेड डेट्स हैं 300। प्रोविजन बनाना है 10%। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, डेटर्स कहां जाएंगे? एसेट में। बेड डेट्स कहां जाएंगे? क्या ये एसेट में इतने ही जाएंगे? नहीं, क्या है ये देखो, 300 रुपये और डूबे हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं आंसर लिखने पर आऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगा? क्या मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगा? अरे ये कौन है? ओल्ड प्रोविजन। ये कौन है? ओल्ड प्रोविजन। कब बनाया था? 2015 में। 2015 में बनाया था। कौन से साल के लिए? 2016 के लिए। क्या एंट्री क्या की थी उस टाइम? एंट्री क्या की होगी उस टाइम? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो इसकी भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, इसकी भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, इसकी भी एंट्री क्यों नहीं करने की जरूरत? भाई ट्रायल बैलेंस है, तो जर्नल हो चुकी, लेजर हो चुकी, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में एंट्री किसकी करने की जरूरत है? इसकी। बेड डेट्स टू डेटर्स कितना? 300। अब मुझे ये बताओ, बेड डेट्स पहले से कितना है और कितना हो गया? टोटल कितने हो गए? क्लोजिंग एंट्री कर दो, पी एंड एल टू बेड डेट्स। पी एंड एल से कर दूं? किससे करूं? हाँ, प्रोविजन किस लिए बनाया था? छोड़ो, चल पी एंड एल यहां से बाहर चल। प्रोविजन अकाउंट डेबिट 1500, 800 रुपए। पी एंड एल कहता है मैं नहीं जाता, तू उस टाइम कह रहा था बाहर चल, मैं नहीं आता। है भाई नहीं है यार, ठीक, बुला लो, क्या है तो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट
कितना 800 रुपए। तो क्या है आपका लॉस कितना हुआ 2300 रुपए और आपका प्रोविजन कितना था 1500 रुपए। तो 800 रुपए किसने सारा लगाया पी एंड एल है। एस्टिमेट गलत हो गया एस्टिमेट है गलत हो गया, बस बात खत्म। ठीक है, बचत हो जाती तो पी एंड एल के क्रेडिट में डाल देते। अब सुनो, ये तो स्टोरी थी, ये स्टोरी कब की थी 2015 की, ये स्टोरी कब की थी 2015 की, और कहीं ना कहीं ये स्टोरी भी 2015 की होती है। क्यों? पिछले साल जो डेटर्स थे वो इस साल डूब गए, इस साल वाले डेटर्स तो अगले साल डूबेंगे। ठीक है, तो इसकी बात हो गई है, इसकी बात हो गई है, इसकी बात भी हो गई है। ठीक है जी। अब ये कहता है जो हमारे बचे हुए डेटर्स हैं ना उस पर 10% प्रोविजन चाहिए। अब ये बताओ ये बेड डेट्स की जर्नल एंट्री हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई। अभी की है ना, तो डेटर्स कितने हो गए आपके? कम हो गए। तो अब मुझे ये बताओ क्या डेटर्स 40 आ रहे हैं? हाँ, 40 में से 300 रुपए की एंट्री नहीं कर रखी थी, तो ये कितने रह गए? 39,700। और कहता है इसमें भी 10% पर डूबने का शक है, 3970। क्या करोगे? प्रोविजन बनाओगे, पी एंड एल टू प्रोविजन। ये कब बनाया है? ये कब बनाया? 2016 में। कब के लिए बनाया? 2017 के लिए। इसे बोलते हैं हम न्यू प्रोविजन, इसे बोलते हैं न्यू प्रोविजन। ओल्ड कौन सा? जो लास्ट ईयर बनाया था इस साल के लिए। न्यू कौन सा? जो इस साल बनाया है अगले साल के लिए। ठीक है, इस तरह से चेंज चलेगी। 14 वाला 15 में, 15 वाला 16 में, 16 वाला 17 में। आगे बात समझे? ठीक है ना। हम जिन्हें चाहें वो चाहें किसी और को, खुदा करे जिन्हें वो चाहें किसी और को। ठीक है, 13 का लॉस 14 भुगतेगा, 14 वाला 15 भुगतेगा, 15 वाला 16 भुगतेगा। इस तरह से आगे चलेगा सारा। होमवर्क है सोचना, कीर्तन किया है, चिंतन मंथन करके आना घर से। ठीक है जी, टाटा बाय बाय।